हाय दोस्तों, UPPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आज आया हूँ आपके लिए कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें आपको न्यू चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा संडे स्पेशल और पहला क्वेश्चन जो है 3 पॉइंट लाइटनिंग का उपयोग सामान्यतः फिल्म लाइटनिंग योजनाओं में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस योजना का भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बाउंस लाइटनिंग, फिर बैक लाइटनिंग, फिल लाइटनिंग और की लाइटनिंग। इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाउंस लाइटनिंग का उपयोग सामान्यतः हम फिल्म निर्माण में नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये 3 लाइटनिंग का उपयोग फिल्म निर्माण में किया जाता है। सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन आर्क लैंप का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ये पावर फैक्टर होता है ये 0.2 से 0.3 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर अनुप्रयोगों में खाली स्थान के रूपांतरण के कारण मोटर की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। तो दोस्तों, कोई भी अगर मोटर है तो इसका जब हम उपयोग करते हैं तो होता क्या है कि अल्टरनेटर जो मोटर होता है, मोटर के रोटर, ठीक है ना, रोटर वाले पार्ट्स और स्टेटर वाले पार्ट्स दोनों के बीच में वायु अंतराल होता है। जब रोटर घूर्णन करता है और यहाँ पर वाइंडिंग भी होती हैं, तो ये वाइंडिंग और मोटर के घूर्णन के कारण, वाइंडिंग सप्लाई के कारण गर्म होती हैं। जो आपका इसमें फ्लक्स रोटेट होता है, फ्लक्स के कारण गर्म होती है या लोड के कारण गर्म होती है, और रोटर चलने के कारण यहाँ घर्षण भी होता है। इस कारण से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, मशीनें गर्म होती हैं। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो होगा क्या दोस्तों, इसमें इसकी दक्षता, मशीनों की जो दक्षता है वो घट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एनर्जी जो हम दे रहे हैं सप्लाई, कुछ एनर्जी ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 में से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मोटरों की दक्षता जो होती है वो दक्षता क्या है? तो दक्षता का जो फॉर्मूला है, इफ़िशियंसी दक्षता इक्वल टू, ये ईटा का सिंबल है और यही दक्षता को प्रदर्शित करता है। ये होता है मोटरों में या किसी भी मशीन के लिए आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है ना, और इनटू 100। और हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज इफ़िशियंसी, यहाँ से ज्ञात की जा सकती है किसी भी मशीन के लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है, आउटपुट प्लस लॉस। इसमें कौन कौन से लॉस होते हैं? इनटू 100 जो लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, जो लॉसेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो सामान्यतः इसमें WI आयरन लॉस और WC कॉपर लॉस होते हैं। आयरन लॉस के दोस्तों 2 भाग होते हैं। इसमें होता है WE एडी करंट लॉस और एडी करंट लॉस और WH हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है ना। हिस्टेरिसिस हानियाँ और भंवरधारा हानियाँ, ये दोनों के दोनों आयरन लॉस या लौह हानियों के भाग हैं। जबकि जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है ना, तो जो कॉपर लॉस है दोस्तों, कॉपर लॉस केवल इकलौता होता है, और कॉपर लॉस जो होता है ये आपका किस में होता है? वाइंडिंग में होता है, ठीक है ना, वाइंडिंग में होता है। और आयरन लॉस दोस्तों, ये आयरन लॉस किस में होता है? आयरन लॉस होता है कोर में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC सर्वो मोटर में एनकोडर का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों याद रखना कि जो सर्वो मोटर होते हैं इसमें एनकोडर का उपयोग हमेशा
गति को निर्धारित करने के लिए ही किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर पहला है, यह मोटर की घूर्णन की गति को निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह मोटर की वाइंडिंग का तापमान निर्धारित करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन है, यह मोटर की इनपुट वोल्टेज निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एनकोडर होता है सर्वो मोटर में, डीसी सर्वो मोटर में ये घूर्णन की गति, ठीक है ना, मतलब डी ओवर आर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की गति को निर्धारित करता है। तो दोस्तों जो सर्वो मोटर होते हैं, ठीक है ना, कौन से सर्वो मोटर, ठीक है, सर्वो जो मोटर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? सर्वो मोटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? एक होता है एसी सर्वो मोटर और एक होता है डीसी सर्वो मोटर, ठीक है ना, एक एसी सर्वो और एक होता है डीसी सर्वो, ठीक है, एक एसी सर्वो, एक होता है डीसी सर्वो मोटर। जो डीसी जो एसी सर्वो मोटर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। जो थ्री फेज का जो एसी सर्वो मोटर होता है दोस्तों, इसका जो रोटर होता है ये कैसा होता है? डीसी सर्वो मोटर का जो रोटर होता है ये रोटर होता है ड्रैग, ठीक है ना, ड्रैग कप टाइप, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। और डीसी सर्वो मोटर जो होता है इसका रोटर सामान्य होता है और एसी सर्वो मोटर का जो सिंगल फेज का जो रोटर होता है ये भी सामान्य होता है। परंतु एसी सर्वो मोटर में जो रोटर इस्तेमाल किया जाता है, जो रोटर इस्तेमाल किया जाता है ये कैसा होता है? ये होता है आपका पिंजरा प्रारूपी, ठीक है ना, ये होता है पिंजरा प्रारूपी, मतलब स्क्वायरल केज, ठीक है ना, स्क्वायरल केज रोटर इसमें उपयोग में लिया जाता है। एसी सर्वो सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों प्रकार की मशीनों में, ठीक है ना, पिंजरा प्रारूपी या स्क्वायरल केज का रोटर उपयोग में लाया जाता है। जो डीसी सर्वो मोटर होती है इसमें ये डीसी सर्वो मोटर जो होती है ये यूनिवर्सल मोटर की भांति होती है और इन दोनों मशीनों में, एसी सर्वो मोटर हो चाहे डीसी सर्वो मोटर हो, दोनों मशीनों में स्टेटर में, ठीक है ना, स्टेटर में दो वाइंडिंग होती हैं, ठीक है ना, स्टेटर में दो वाइंडिंग होती हैं। एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है स्थायी वाइंडिंग, एक होती है स्थायी वाइंडिंग और एक होती है स्थायी और एक होती है नियंत्रक, ठीक है ना, कंट्रोल वाइंडिंग। एक परमानेंट वाइंडिंग, एक कंट्रोल वाइंडिंग। कंट्रोल वाइंडिंग से ये आपका ये जुड़ा होता है क्या? एनकोडर। तो दोस्तों याद रखना, जिसके कारण हम मशीन की गति को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पारेषण लाइन की सही वोल्टेज रेंज की पहचान कीजिए। तो मध्यम मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेंज यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है 5 kV से 10 kV के मध्य, 100 kV से 200 kV के मध्य, 20 kV से 100 kV के मध्य, 1 kV से 5 kV के मध्य। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 20 kV से 100 kV के मध्य मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया जाता है। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसमें वोल्टेज उपयोग में ली जाती है और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है, ठीक है ना, लेंथ जो होती है ये कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना ये होती है आपकी 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 50 मील से 100 मील, ये होती है मध्यम ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन। यहाँ पर डिटेल मैंने कुछ लिख रखा है, लघु संचरण मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसके लिए 80 किलोमीटर तक की लंबाई होती है या फिर 50 मील कह सकते हैं और ये 20 kV तक की इसमें वोल्टेज निर्धारित है। और इसमें जो सी पैरामीटर होता है या कैपेसिटर कह सकते हैं ये नगण्य माना जाता है, जबकि आर और एल, ठीक है ना, आर और एल पैरामीटर ही केवल मान्य होते हैं। मध्यम संचरण लाइन का डाटा यहाँ पर दिया गया 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, 50 मील से 100 मील,
20 kV से 100 kV के बीच इसमें वोल्टेज रेंज होती है और इसमें तीनों पैरामीटर मान्य होते हैं, R, L और C। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। दीर्घ संचरण मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी तीनों पैरामीटर मान्य होते हैं और इसकी जो डिस्टेंस होती है 160 किलोमीटर से ऊपर या 100 मील से ऊपर होती है। इसमें वोल्टेज रेंज जो है 100 kV से ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत परिपथ की प्रवेश्यता, इसको y के द्वारा, या हम इसी को एडमिटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। एडमिटेंस प्रवेश्यता y = 3 + j4 द्वारा दर्शाई गई है। इस परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है? तो इसमें दोस्तों क्या पूछा है, R का मान पूछा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा गया है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। जब Z का वैल्यू निकालेंगे तो आपका R का वैल्यू स्वतः ही इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो Z बराबर होता है 1/y, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/3 + j4 और इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। 3 + j, जो j है ये, इसको ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर जब हम परिमेयकरण करते हैं तो साइन, ये निशान चेंज हो जाता है, ये 3 - j4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये z = हो जाएगा आपका 3 - j4 अपान ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो दोस्तों यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला हो रहा है, परंतु a² - b² के फॉर्मूले में यहाँ पर आपका माइनस आना चाहिए। माइनस के स्थान पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि j² हो जाएगा तो इसका वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर ये -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हो जाएगा आपका कितना, 3 - j4/25। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसका किसका वैल्यू, दोनों पैरामीटर को अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/25 - j4/25। और z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है r ± jx, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिरोध का वैल्यू पूछा है, प्रतिघात पूछा नहीं गया है, रिएक्टेंस पूछा नहीं गया है, रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसके अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके अनुसार जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 3/25। आपका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में अंतराल विस्थापित होता है। यहाँ दोस्तों वाइंडिंग, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम मोटर बनाते हैं, स्प्लिट फेज मोटर को यहाँ पर अगर निर्मित किया जाता है तो यहाँ पर कुछ इस कंडीशन में इसकी वाइंडिंग को दर्शाया जाता है, रख करके, ठीक है। और स्प्लिट फेज में एक CFS लगता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है और इसका रोटर जो होता है ये पिंजरा प्रारूपी स्क्वायरल केज होता है, ठीक है ना। एकल स्क्वायरल केज होता है, इसमें सिंगल केज होता है, डबल नहीं होता है, ठीक है ना। सिंगल केज होता है और ये होता है बीच में शाफ्ट, स्टिफ होता है शाफ्ट, नरम लोहे का बना होता है। और जो रोटर होता है, रोटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इन दोनों, ये है दोस्तों जिसमें आपका CFS लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा। इस जिस वाइंडिंग के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है वो होती है आपकी SW स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जिसके साथ CFS नहीं लगता है उसको हम RW रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्प्लिट फेज मोटर यहाँ तैयार है। इस स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है या अंतराल होता है ये दोस्तों 90 डिग्री होता है। या हम कहेंगे अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ठीक है ना, ये मोटर भी आपकी स्प्लिट फेज मोटर होती है। कैपेसिटर टाइप की अगर मोटर है तो इसकी भी दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का ही अंतराल होता है। 270, 180, 360, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है ना। और जो आपकी ये मोटर है स्प्लिट फेज मोटर, इसमें स्टार्टिंग धारा जो स्टार्टिंग धारा है IS और जो रनिंग धारा है IR, दोनों के बीच में जो फेजर एंगल बनेगा, ये फेजर एंगल जो होता है
ठीक है ना। ये 30 डिग्री का अंतराल होता है। ये कैसे बनेगा, तो ये होता है आपका आर, और यहाँ से इनके बीच में एक फेजर कोण बनेगा, ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे बनेगा, इस हिसाब से इसका फेजर कोण बनता है, ठीक है ना। और ये होगी आपकी परिणामी धारा। यहाँ पर क्या क्या दर्शाया जाएगा, ये होगी आपकी स्टार्टिंग और ये होगी रनिंग, ठीक है ना। इनके दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतराल होता है, ये इसको याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि करंट है तो करंट के साथ में वोल्टेज चलता है जो रेफरेंस में रहता है, तभी करंट ये आगे पीछे होती है। और दोनों की दोनों धाराएं कैसी रहती हैं, इसमें लैग रहती हैं, ठीक है ना, वोल्टेज से पीछे रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रगामी शक्ति गुणक पर अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आंशिक रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और आंशिक रूप से डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, क्रॉस चुंबकन और विचुंबकन। दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्णता मैग्नेटाइजिंग, मतलब पूर्ण रूप से चुंबकित। तीसरा है पूर्णता डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, आंशिक पूर्ण रूप से विचुंबकन। चौथा है आंशिक रूप से क्रॉस चुंबकन या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और आंशिक रूप से डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, आंशिक रूप से मैग्नेटाइजिंग मतलब चुंबकन। तो इसका राइट आंसर जो है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंशिक रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और आंशिक रूप से मैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में IPXX में IP से क्या तात्पर्य है। इनग्रेस प्रोटेक्शन, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन है इमेज प्रोटेक्शन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों IPXX में IP का जो मतलब है ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसको कहा जा सकता है, और इसका दूसरा नाम है इनग्रेस प्रोटेक्शन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनग्रेस प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। IP का तात्पर्य ये होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE, ठीक है ना, SSC JEE, UPPCL JEE, ठीक है ना, UPPCL JEE, TG2 और अलग अलग परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का डाटा हम आपको पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर कर दिया करें। यहाँ पर है IP का मतलब है इनग्रेस प्रोटेक्शन, या इसी को हम इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें प्रथम जो पहला X है इसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉलिड, ये सुरक्षा है ठोस से सुरक्षा। इसमें डिग्री दिया गया है 0 से और 6 तक के लगातार अंक इसके अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा X है इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लिक्विड, ये किसको दर्शाता है, ये X ठोस को दर्शाता है, और दूसरा X किसको दर्शाता है, तरल पदार्थों को दर्शाता है, ठीक है ना। और इसके अंक जो होते हैं या इसकी डिग्री होती है 0 से 8 तक होती है, ये IPXX है, ठीक है ना। इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में IPXX में पहले X, जो पहला X है, ठीक है ना, से क्या तात्पर्य है। ठोस प्रोटेक्शन, ठोस से प्रोटेक्शन, द्रव से प्रोटेक्शन, गैस से प्रोटेक्शन या आग से प्रोटेक्शन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर जो पहला X है ये किसको दर्शाता है दोस्तों, ठोस को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर IPXXX, इसका मतलब क्या है कि IP का तो मैंने आपको बता दिया, इनग्रेस प्रोटेक्शन, ठीक है ना, इनग्रेस या फिर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो पहला X है ये डस्ट रेजिस्टेंस, धूल मिट्टी इनसे संबंधित है, और इसका नंबर है 0 से 6, ये प्रथम X को दर्शाता है, ठीक है ना। और दूसरा X जो है सेकंड वाला, ये वाटर रेजिस्टेंस मतलब तरल पदार्थों को दर्शाता है, ये 0 से 9 तक के इसके अंक हैं, और ये दूसरा X दर्शाता है। तीसरा X सप्लीमेंट्री है, ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें 5 लेटर हैं, यहाँ पर दोस्तों 4 ही दिखाए गए हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं। F जो है
ये कोड है ऑयल प्रोटेक्शन का। डी है वायर या तार वगैरह के टुकड़े होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। डब्ल्यू जो है मौसम के लिए होता है, वेदर प्रोटेक्शन। एच जो होता है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है। एम जो है मोशन प्रोटेक्शन है, जैसे जनरेटर या इंजन है ये कंपन करते हैं तो इनके कंपन को रोकने के लिए, ठीक है, एम शब्द का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद रखना। यहाँ पर एक कोड दिया गया है IP68। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन अभी आगे है मिलेगा आपको। IP का मतलब है इनग्रेस प्रोटेक्शन। 6 पहला लेटर जो है ये किसको दर्शाता है, सॉलिड को, यहाँ लिखा है, ठीक है ना, ये सॉलिड को दर्शाता है। और जबकि दूसरा जो है सेकंड लेटर जो है ये किसको दर्शाता है, लिक्विड को दर्शाता है, तरल को दर्शाता है। IP रेटिंग गाइड, यहाँ पर एक डिवाइस दी गई है जो कि, ठीक है ना, पानी में पड़ी हुई है। इसका मतलब ये 6 ये लिक्विड और सॉलिड दोनों से इसमें प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। इसके कुछ कोड दिए गए हैं। कोड नंबर X, इसमें पहले X का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। 0 किसे दर्शाता है, नो प्रोटेक्शन को, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कोड है। ये डाटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल है UPPCL 2.0, ठीक है ना। UPPCL 2.0 हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपको उसी पर चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें सेकंड X का पूरा डाटा दिया गया है, ठीक है ना। इसको भी अपना याद रखना, इसको नोट कर लेना बढ़िया से कॉपी में, पेपर में कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। सॉलिड इंसुलेशन रेटिंग्स, ठीक है ना, इसकी रेटिंग दी गई है और भी एक्स्ट्रा रेटिंग दी गई है। ये रेटिंग है इसके डायमेंशन, ठीक है ना। जो डिवाइस बनाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है ना, या कोई टैबलेट वगैरह या कोई अन्य भी डिवाइस बनाई जा रही है, ठीक है ना, उसमें कितनी मोटाई के लिए हम किस कोड का यूज करेंगे उसके आधार पर यहाँ डाटा दिया गया है। ये अपना डाटा किसी भी कॉपी में नोट कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार का ईंधन जल द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है ना, और इसे ऊर्जा का नवीकरणीय रूप माना जाता है। ये PGC पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सामान्यतः देखते हैं वाटर, ठीक है ना। वाटर में होता क्या है, H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 गैसें बन जाएंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि हम हाइड्रोजन जो गैस है इसका उपयोग हम सामान्यतः ईंधन के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के लिए नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन सामान्यतः हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जल को जब विखंडित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें प्राप्त होती हैं। इसमें हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस नहीं बनेगा, पेट्रोलियम तो कभी नहीं बन सकता है, जल से पेट्रोलियम नहीं बनेगा। हाइड्रोकार्बन गैस तरल, ठीक है ना, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा ट्रेन भी प्रचालित होती हैं। हाइड्रोजन के द्वारा ट्रेन और बाइक, जो कार है, ठीक है ना, कार है, रेल है, ठीक है ना, कार है, रेल है, ये गाड़ियाँ प्रचालित हो चुकी हैं हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है ना। सबसे अच्छा ईंधन भी माना जाता है क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है ये जल होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत इस्त्री, हीटर, सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों लेड शीथ केबल, कैप टायर या CTS केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल केबल, ठीक है ना, या PVC केबल, वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर VIR, ठीक है ना, इसको हम वल्कनाइज्ड इंडिया रबर भी कह देते हैं, VIR केबल। तो इसका समानतः इन सभी जो विद्युत इस्त्री या प्रेस कह सकते हैं, हीटर और इंसुलेट जो सोल्डरिंग आयरन होता है, इनके सबके लिए VIR केबल का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर पावर केबल का कुछ डेटा दिया गया है। पावर केबल का उपयोग हम 11 kV और इससे ऊपर करते हैं, ठीक है ना। जो पावर केबल होती है इसमें सबसे पहले नंबर पर होता है आपका, अंदर साइड से चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले होता है कोर, कोर के ऊपर होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर होता है आपका मेटेलिक शीथ या धात्विक शीथ कह सकते हैं, और इसके ऊपर होता है आपका बिडिंग, इसके ऊपर होता है आपका आर्मरिंग, ठीक है ना, आर्मरिंग होता है, और सबसे लास्ट में आपका होता है सर्विंग, ठीक है ना, सबसे लास्ट में होता है सर्विंग। तो यहाँ किसका क्या बना होता है, कोर जो होता है ये सामान्यतः किसका हो सकता है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का हो सकता है। इंसुलेशन किसका हो सकता है,
ये पेपर का हो सकता है, ठीक है ना, पेपर हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है। मेटेलिक शीट जो होती है ये जीआई का होता है। वेडिंग जो होता है ये क्या होता है, इसमें जूट होता है, ठीक है ना, इसमें जूट होता है या फिर काटन हो सकता है, ठीक है ना, जूट या काटन हो सकता है। आर्मरिंग किसका होता है, ये भी सामान्यतः जीआई का बना होता है। सर्विंग क्या होता है, ये सबसे ऊपरी चमकदार परत होती है, ये पीवीसी की होती है, ठीक है ना, सबसे ऊपरी परत ये होती है ऊपरी परत, ठीक है ना। और ये जो होता है सबसे कहाँ होता है, अंदर होता है। तो ये पावर केबल का डेटा है, ये 3 फेज़ की पावर केबल है। 3 फेज़ 4 वायर भी हो सकती है, ठीक है ना, और या फिर 3 फेज़ 3 वायर भी हो सकती है। इसका कलर कोड भी होता है, इसका कलर कोड होता है RYB, ठीक है ना, RYB। और 3 फेज़ 4 वायर का भी कलर कोड होता है RYBN, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। और न्यूट्रल जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है ब्लैक, याद रखना दोस्तों, न्यूट्रल जो होता है ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बनाते हैं एनर्जी बैंड, ये हो गया आपका एनर्जी बैंड, ये है आपका चालन बैंड, ठीक है ना, ये है आपका चालन बैंड, और ये है आपका संयोजी बैंड, ठीक है ना, ये है आपका संयोजी बैंड। जो संयोजी बैंड होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से खाली होते हैं, ये होते हैं भरे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जंप करते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो अंतराल है, इसी अंतराल के विषय में आपसे प्रश्न पूछा गया। अगर ये अर्धचालक के लिए है तो यहाँ पर जो अंतराल है ये वाला, ठीक है ना, ये जो अंतराल है यही अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दर्शाता है, और ये अर्धचालकों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। वैसे सामान्यतः अर्ध सेमीकंडक्टर के लिए जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, ठीक है ना, होता है, या 1.12 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.12 या 1.21 इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.7 से। अब इसमें क्या है, जर्मेनियम अगर कोई है, ठीक है ना, अगर जर्मेनियम का अर्धचालक है, ठीक है ना, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्षमता है कितनी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए संयोजी बैंड जो होता है इसके लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल जो होता है, ठीक है ना, ये ऊपर है जर्मेनियम का, ये जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन का। इसको डेटा को अपना नोट कर लेना कापी में, बहुत अच्छा डेटा है ये, और आपकी परीक्षा में कभी भी पूछा भी जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डाटा यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको याद रखना अपना, ठीक है ना। चालन और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल जो है, कुछ चालकों में ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड से, ठीक है ना, चालन बैंड से संयोजी बैंड में, ठीक है ना, चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से इसमें जो धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। चालक में जो होता है, जो चालक में होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंतराल होता है। और यहाँ पर जो है इनके बीच में 0 होता है, 0। और कुचालक पदार्थों में ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो चालक पदार्थ होते हैं इसमें ये अंतराल नहीं होता है, 0 होता है। और जबकि अर्धचालक पदार्थों में 0.7 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस डाटा को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये अनंत नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपका 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और चालक पदार्थों में 0 होता है, ठीक है ना, चालक पदार्थों के लिए 0, ये 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अर्धचालक के लिए जो होता है 0.7 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्म फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का मान ज्ञात करें यदि
IM मैक्सिमम करंट कितनी है 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2.58, दूसरा है 2.5, तीसरा है 1.57, चौथा है 1.5। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.57। यहाँ दोस्तों एक चोरी की है, किसने? एग्जामिनर ने। क्या चोरी की है? यहाँ पर किसी भी तरंग का नाम नहीं दिया गया, तरंग का नाम नहीं दिया गया। इस अवस्था में आपको तरंगों के नाम जरूर पता होने चाहिए। जब तक आप तरंगों के नाम पता नहीं होंगे, ठीक है ना, आप ये फॉर्म फैक्टर है किस प्रकार से बता पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाटा, इसका डाटा मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको देखेंगे। जो साइन वेव होता है, साइन वेव का KF फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, ठीक है ना। और पीक फैक्टर, जिसको क्रीस्ट फैक्टर भी कहते हैं, ये होता है √2, ठीक है ना। इसी का वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, 1.414। और ट्रेंगुलर वेव यदि त्रिभुजाकार कोई तरंग है, त्रिभुजाकार तरंग से मतलब है यहाँ पर इस प्रकार की तरंग, ठीक है, इस प्रकार की तरंग है। साइन वेव का मतलब है यहाँ पर जो तरंग है लहर बना करके चलती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका पीक फैक्टर जो है 1.7, ये इसको हम कह सकते हैं √3, ठीक है ना। ये भी आपका √3 है। ये दोनों की दोनों तरंगें सेम कार्य करती हैं या एक जैसी होती हैं। कौन कौन सी? त्रिभुजाकार तरंग और आरी दंत तरंग। आरी दंत तरंग में आरी के दांत बने हुए नजर आएंगे, इस प्रकार से होता है। ये अप डाउन दोनों साइड में भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। वर्गाकार तरंग, स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव, आयताकार तरंग, दोनों के लिए पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू जो है इकाई होता है, ठीक है ना। हाफ साइन वेव, अर्धजिया तरंग, इसके लिए पीक फैक्टर का मान 1.57 होता है और फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है और पीक फैक्टर जो है ये होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये हाफ साइन वेव का पूछा गया था दोस्तों। इसमें तरंग का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने आपको पूरा डाटा दिया है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉर्म फैक्टर दिया गया है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। दोस्तों पीक फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम KP के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या KP या KC के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये होता है अधिकतम मान, ठीक है ना, अधिकतम मान बटे RMS मान, ठीक है ना, अधिकतम मान बटे RMS मान, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू अपान कौन सी? RMS वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू अपान RMS वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू। ये होता है इसका KC का फॉर्मूला, क्रीस्ट फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू या RMS मान, इसको हम KF के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। RMS वैल्यू बटे यहाँ पर होता है एवरेज, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, RMS मान अपान औसत मान, ठीक है ना। ये तो जो ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के जो फॉर्मूले हैं, ये सभी तरंगों के लिए सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, और ये काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। इनको भी अपना याद कर लेना, और यहाँ जो डाटा दिया गया है इसको भी बढ़िया तरीके से अपना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में भेजना है। 4 पोल का एक अल्टरनेटर 1600 RPM पर गतिशील है, यह किस आवृत्ति पर कार्यशील है? इसके ऑप्शन है 53, 53.33, 54.33, 51.33 और 52.33। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आपको स्पीड के विषय में बताना। स्पीड जो है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड जो होती है हम n के द्वारा या ns के द्वारा रोटर स्पीड और n के द्वारा हम रोटर की स्पीड को प्रदर्शित करते हैं। ns इक्वल टू होता है 120 F/P और n इक्वल टू होता है ns 1 - s। इसमें s जो है ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी स्लिप, ठीक है ना। ns क्या है? ये आपकी कौन सी स्पीड है? ये सिंक्रोनस स्पीड है,
ठीक है ना, सिंक्रोनस स्पीड है। पी क्या है, ये एफ है, इसमें फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, ये दोस्तों आवृत्ति होती है। और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, Np/120। यहाँ पर कौन सी स्पीड रखते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है ना। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक चक्र, ठीक है ना, एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है ना, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल t इक्वल टू होता है 1/फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, 1/आवृत्ति। आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1/फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों में। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको विद कॉन्सेप्ट के कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी नहीं रहेगा। सभी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका कॉन्सेप्ट आपको हम 100% बताएंगे। और यही कॉन्सेप्ट परीक्षा में बहुत अच्छे कार्य करते हैं, और बढ़िया से आपका पेपर भी अच्छा बनेगा। जब दोस्त आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका 100% और निःशुल्क सहयोग करेंगे। यूट्यूब पे हमारे सभी क्लास फ्री रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।